नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बात जब आरओ के लिए जनरल स्टडीज सेक्शन को तैयार करने की होती है तो आप लोग जानते ही हैं कि इस जनरल स्टडीज के भीतर कई सारे विषय होते हैं। इन सभी विषयों के अपने कई सारे वृहद वृहद चैप्टर्स होते हैं और पढ़ाई का जो आदर्श तरीका है वो ये कहता है कि आपको एक सिरे से इन सभी चैप्टर्स को अनवरत रूप से तैयार करते रहना चाहिए। परंतु जब समय की सीमा हो तो आपको अपनी तैयारी को भी थोड़ा अधिक रणनीतिक बनाने की आवश्यकता होती है, स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करने की जरूरत होती है। और इस वजह से हम लोगों को यह समझना जरूरी है कि हर एक विषय में कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनसे प्रश्नों के पूछे जाने की प्रायिकता सबसे ज्यादा होती है, और कौन से ऐसे कम महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जिन्हें केवल एक बार ही दो बार ही पढ़कर छोड़ देना चाहिए और किन पर हमें 7 से 8 रिवीजन करना है। ये समझ यदि आपकी बन जाएगी तो आप हर विषय को कम समय में अधिक रणनीतिक तरीके से स्मार्टली प्रिपेयर कर सकते हैं और अंततोगत्वा इस परीक्षा में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारा जो आरओ का फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में चल रहा है, उसमें सबसे पहले हफ्ते के टारगेट के रूप में जो अभी ही सोमवार से शुरू हुआ है, उसमें हम लोगों ने पॉलिटी यानी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था विषय से उसकी शुरुआत की है, जिसमें डेली बेसिस पर आपको टारगेट्स दिए जाते हैं और अगले दिन उसका टेस्ट लिया जाता है। इसमें जो पॉलिटी विषय है, इसको हम लोग कैसे तैयार करें, इससे संबंधित बेस्ट सोर्स हमारा कौन सा हो, इससे रिलेटेड हमने अपना पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी। अब बात करते हैं उससे एक कदम आगे कि इस पॉलिटी विषय के अंतर्गत जो विभिन्न चैप्टर्स हैं, उन सभी चैप्टर्स की वास्तव में इस आरओ री एग्जाम के लिए क्या भूमिका हो सकती है। यूं तो कौन से चैप्टर्स महत्वपूर्ण है ये बताना किसी भी टीचर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उनका अपना तजुर्बा इतना होता है कि वे इसे आसानी से बता सकते हैं, परंतु जब इन तजुर्बे के साथ में तर्कों को भी जोड़ दिया जाए तो जो प्लान तैयार होता है वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। यहां पर हम लोग हर एक चैप्टर से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी पर बात करेंगे और उसके माध्यम से हम लोग अंत में 4-5 निष्कर्ष निकालेंगे, ताकि आप इस पॉलिटी विषय के सभी महत्वपूर्ण सेक्शंस को समझ लें, जो कम महत्वपूर्ण है उनको समझ लें, जो सामान्य है उनको समझ लें। इसके माध्यम से आपकी तैयारी अधिक रणनीतिक हो सकेगी। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन वो आता है आपका भाग, अनुच्छेद और अनुसूची। ये वास्तव में आपको किसी भी पुस्तक में एक अलग चैप्टर के रूप में नहीं मिलेगा, परंतु यह आमतौर पर शुरुआती जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र वाला चैप्टर होता है उसमें मिल सकता है, या फिर आपकी पुस्तक के अंत में किसी सारणी के रूप में दिया हो सकता है। अलग अलग बुक्स का अलग अलग हाल है, लेकिन आपको समझना यह है कि भाग 1 में क्या है, 2 में क्या है, 5 में क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अनुसूची में क्या है और जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, ये 3 ऐसे हैं जिनसे यहां पर लगभग प्रतिवर्ष प्रश्न पूछे ही जाते हैं और न्यूनतम यहां पर 1 या 2 प्रश्न तो आते ही हैं। सामान्यतः 2 प्रश्न आते हैं। आप देखिए 2023 की जो परीक्षा अभी ही संपन्न हुई उसमें 2 प्रश्न आए, उससे पहले 1, फिर 3, 4, फिर 0। ये यहां पर P का मतलब प्री है और M का मतलब मेंस है। 2017 की परीक्षा में 1-1 प्रश्न आए। 2016 की जो निरस्त वाली प्रारंभिक परीक्षा थी उसमें 2 प्रश्न आए थे। 2014 में प्रीलिम्स में 1 प्रश्न आए। तो इससे यह बात समझ में आती है कि ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल। जो इंग्लिश वाले लोग हैं उनको मैं बता दूं, ये पार्ट, शेड्यूल और आर्टिकल्स के बारे में बात हो रही है। सेकंड जो चैप्टर है वो है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल से यहां पर देखिए आप एक प्रश्न और इसके पहले कुछ खास नहीं, यानी 0-0 चलता चला आ रहा है। उसके बाद देखेंगे तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अभी पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कितना किसका वेटेज है और अंत में हम लोग कुछ निष्कर्ष भी निकालेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला चैप्टर आप देखिए लगातार ये 0 चलता चला आ रहा है, मतलब आपको इसमें प्राण नहीं दे देना है। आप ये समझिए कि यहां पर किसी एक वर्ष में केवल 2 नंबर का ये प्रश्न पूछा गया है, बाकी सभी में ये 0 नंबर चला आ रहा है। यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो बहुत टफ चैप्टर है, आप ये समझ लीजिए कि उसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आप उसको आराम से घटना चक्र और लूसेंट से कर सकते हैं। यही कारण है कि मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बात कही भी थी कि आप लूसेंट घटना चक्र से ही उसे चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करें कि विधायिका वाला चैप्टर। विधायिका यानी जिसको हम लोग लेजिस्लेचर बोलते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कुछ पुस्तकों में अलग नाम से भी हो सकता है, जो भारत का संवैधानिक विकास के नाम से होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के नाम से। विधायिका यानी लेजिस्लेचर वाले टॉपिक में देखिए आप ज्यादातर वर्षों में इससे प्रश्न पूछे गए हैं, कभी 1, कभी 3 और कभी 5 प्रश्न। आप समझ लीजिए कि यह चैप्टर अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे एक बार 5 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद यदि बात करें तो संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो चैप्टर है उसकी यदि बात करें तो यहां पर एक प्रश्न आपका 2021 में पूछा गया है। उससे पहले देखिए 1-1-1 4-5 बार ये भी पूछा गया है। उसके बाद एक चैप्टर आता है आयोग और निकाय वाला या अधिकरण। इससे संबंधित प्रश्न जो है वो आपका
1, 1, 2 यानी 4-5 नंबर का इससे भी पूछा गया है। उसके बाद देखेंगे, थोड़ा सा और ऊपर आ जाते हैं, पंचायती राज। पंचायती राज या कई जगह ये आपको स्थानीय स्वशासन के रूप में मिल जाएगा। पंचायती राज वाला जो चैप्टर है, इससे भी प्रश्न ठीक ठाक मात्रा में आए हैं, 4-5 प्रश्न पिछले वर्षों में आए हैं। कार्यपालिका की बात करें तो ये अगेन एक काफी महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है, जिससे आप देखेंगे कि 2, 1, 2, 2, 1, 4 इस प्रकार से प्रश्न यहां से भी पूछे गए हैं। न्यायपालिका, न्यायपालिका से 1, 1, 1, 2 ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, यानी ये कार्यपालिका, न्यायपालिका ये भी महत्वपूर्ण चैप्टर है। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, कई लोग यहां पर पूरा जो है सिर के बल खड़े हो जाते हैं इन विषयों को तैयार करने में, इन चैप्टर्स को तैयार करने में। समझना है, बहुत ज्यादा तनाव ना लेते हुए 2 नंबर और उसके पहले सीधा 2016 की परीक्षा में 1 नंबर और फिर 3 और 1 नंबर। मतलब ये जो फंडा, मूल अधिकार, डीपीएसपी और मूल कर्तव्य, 3 चैप्टर्स को मिला दिया, उसमें भी ये प्रश्न जो पूछे गए हैं वो मूल अधिकार से ही ज्यादा पूछे गए हैं। कुल मिलाकर आपको समझना यह है कि कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कई जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा समय दे देते हैं पर वास्तव में उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, और कई चैप्टर्स ऐसे हैं जो हैं तो छोटे पर उनसे प्रश्न प्रतिवर्ष लगभग बन जाते हैं। यदि यही समझ लिए तो हमारा काम बन जाएगा। और अभी निष्कर्षों पर बात करें उससे पहले विविध जो होता है, विविध में यदि हम लोग देखें तो कुल मिलाकर 4 प्रश्न जो है आप इन टॉपिक्स से अलग हटकर देख सकते हैं, और उसमें एक आपका केंद्र राज्य संबंध, इतना बड़ा चैप्टर, ऊपर से कठिन भी, और उससे केवल 1 वर्ष में 2014 के प्रीलिम्स परीक्षा में 1 प्रश्न पूछा गया है, वो भी बहुत आसान था कि सरकारी आयोग किससे संबंधित है। तो आप समझ लीजिए कि ये भी आपका, इसमें भी आपको जान देने की आवश्यकता नहीं है। अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र वाला जो चैप्टर रहता है, उसमें यदि बात करें तो 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में 1 प्रश्न पूछा गया। उसके पहले निर्वाचन आयोग वाला जो चैप्टर होता है, उसमें आपका 2017 की मेंस की परीक्षा में 1 प्रश्न पूछा गया, और आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजंस के 1 प्रश्न पूछा गया 2017 मेंस में। अब ये तो रहा हमारा ओवरऑल जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि किसका कितना वेटेज है। अब बात करते हैं जरा इससे संबंधित निष्कर्षों पर। तो सबसे पहला निष्कर्ष तो जो आप समझ गए हैं वो ये है कि भाग, अनुच्छेद और अनुसूची वाला जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, उसमें आप देखिए कि पूरे पॉलिटी से आपके आ रहे हैं 7 से 8 प्रश्न। पिछले वाले वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किए हैं। जो भी वो वीडियो नहीं देखा है, एक बार मैं पर्सनली आग्रह करूंगा कि आप देख लीजिए। नॉर्मली मैं किसी भी वीडियो के लिए ऐसा करता नहीं, वीडियो अच्छा है। तो पॉलिटी में भाग, अनुच्छेद, अनुसूची वाला जो टॉपिक है, उससे आप सोचिए कि पूरे पॉलिटी से आ रहे हैं 7 से 8 प्रश्न, परंतु इस एक टॉपिक जो कि केवल 6 से 7 पेज में खत्म हो जाएगा, उससे आपको अगर 2 प्रश्न मिल जा रहे हैं तो मतलब इन 2 प्रश्नों को कतई नहीं छोड़ना है। अब इसका मतलब यह भी नहीं कि आप एक सिरे से पूरा 1 से 395 अनुच्छेद पढ़ जाएं, रट जाएं, ये भी नहीं करना है। महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखना है। महत्वपूर्ण कैसे पता चलेगा? तो आपके जो टेबल्स दिए रहते हैं, आप लक्ष्मीकांत की बुक उठा लीजिए या कोई भी अन्य बुक उठा लीजिए, टेबल्स जो दी रहती हैं उसमें आपको पता चल जाएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देख लीजिए, लूसेंट में देख लीजिए, सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपके तैयार हो जाएंगे। कमोवेश सभी में एक ही प्रकार की महत्ता के हिसाब से दिया रहता है, उससे आप उसको तैयार कर सकते हैं। उसके बाद बात करें कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो छोटे हैं लेकिन उनसे 1 प्रश्न लगभग बन जाता है। तो अगर हमें 1 प्रश्न लगभग मिल जा रहा है और वो चैप्टर भी छोटे हैं तो हमें उनको नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे 2 चैप्टर्स यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका प्रस्तावना, नॉर्मली इससे प्रश्न बन जाता है। और उसके बाद दूसरा प्रश्न, अब की बार ही देखिए आप जो फरवरी में परीक्षा हुई उसमें भी आपका 1 प्रश्न आ गया था, जो प्रस्तावना को यदि आप अच्छे से याद कर लिए हो, कंठस्थ कर लिए हो, तो आप आसानी से कर देते, जिसमें घुमा फिरा के वही प्रश्न बनते हैं, कितने न्याय हैं, कितने समानता की बात की गई है, अब की बार पूछ लिया उनका क्रम, तो अगर आप याद किए होते तो आराम से कर लेते। तो कुल मिला के यहाँ पे 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि छोटे हैं परंतु लगभग प्रतिवर्ष उनसे प्रश्न बनते हैं। ऐसे चैप्टर्स प्रस्तावना और संशोधन है, संविधान संशोधन, ये भी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें लगभग पिछले 10 पेपरों को हम लोग एनालाइज करेंगे तो 5 से 6 प्रश्न यहां से बने हैं। तो इसलिए ये 2 चैप्टर्स महत्वपूर्ण हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बड़े हैं, काफी बड़े हैं, परंतु उनसे प्रश्न उतने नहीं बन रहे हैं, यानी जिस पर हमें थोड़ा बहुत ही अपना बस लूसेंट और घटना चक्र इत्यादि से वो काम कर लेंगे तो हो जाएगा। वैसे तो अपने पिछले वीडियो में हमने ये बताया है कि आप जितने भी प्रश्न पिछले 10 वर्षों में पूछे गए हैं उसमें कुल मिलाकर 5 प्रश्न ही ऐसे हैं जो कि घटना चक्र, पूर्वावलोकन और लूसेंट के बाहर के हैं, बाकी सारे प्रश्न आपके उसी में से हैं। तो उस आधार पर भी आप अपना कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आपको किससे पढ़ना है, क्या करना है। आज के लिए देखें तो कुछ चैप्टर्स जो बड़े हैं परंतु उनसे प्रश्न उतने नहीं बनते हैं, उसमें सबसे पहला चैप्टर आता है भारत का संवैधानिक विकास या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला जो चैप्टर है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स वाला जो चैप्टर रहता है, सबसे पहला चैप्टर, उसमें उससे जो है आप देखेंगे कि पिछले 10 वर्षों का हम लोगों ने पेपर देख लिया और केवल 2 नंबर का पूछा गया। मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर हमें
प्राण देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा ऐसा चैप्टर है सेंटर स्टेट रिलेशंस, यानी केंद्र राज्य संबंध। उसके बाद देखेंगे कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि लेंदी तो हैं पर वहां से प्रश्न भी बनते हैं, तो उनको करना ही करना है। यानी हम लोगों ने देखा कि ऐसे चैप्टर जो छोटे हैं परंतु न्यूनतम एक प्रश्न बन जाता है, उसको देख लिया। प्रस्तावना संविधान संशोधन। कुछ चैप्टर्स हम लोगों ने ऐसे देखे जो बड़े हैं परंतु प्रश्न उनसे कम बनता है, उसमें हम लोगों ने देखा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला चैप्टर और उसके साथ में केंद्र राज्य संबंध वाला चैप्टर। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं परंतु वो लेंदी भी हैं, तो इसको हमें लेंदी होने के बावजूद यानी बड़े होने के बावजूद भी हमें करना है। ऐसे चैप्टर्स हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पंचायती राज और आयोग वाला चैप्टर, यानी आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी वाले चैप्टर, पंचायती राज वाला चैप्टर और जो विभिन्न कमीशंस होते हैं, ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उनसे रिलेटेड जो चैप्टर्स होता है, संवैधानिक आयोग कौन सा है, गैर संवैधानिक आयोग कौन सा है, इस पर प्रश्न ठीक ठाक मात्रा में बनते रहते हैं। तो इन चैप्टर्स को खासतौर पर ये जो तीन है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, इन तीनों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये भले ही लेंदी हैं परंतु इनको करना है। कभी कभी इक्का दुक्का प्रश्न जिन चैप्टर से बन जाते हैं उनकी भी यदि बात कर लें तो यहाँ पर अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र जो आपको विविध में दिख रहा है कि एक बार पूछा गया है, तो मतलब आपको वहां पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, केवल घटना चक्र पूर्वावलोकन उठाना है, लूसेंट उठाना है, उसी से कर लेना है उसको। उसके लिए आपको अलग से कोई वाड़ी, परीक्षा वाड़ी या फिर कोई अन्य लक्ष्मीकांत बुक जो है वो नहीं करना है। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र हुआ, निर्वाचन हुआ, राजभाषा वाला चैप्टर हुआ, संघ राज्य क्षेत्र करके जो चैप्टर होता है यानी जो यूनियन टेरिटरीज से संबंधित प्रोविजंस होते हैं, कुछ राज्यों के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं उनसे संबंधित जो चैप्टर्स होता है, इनको आप पूर्वावलोकन और लूसेंट से ही कर लीजिए। इनके लिए आप कोई विशेष बुक करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, पिछली बार भी मैंने ये बात कही थी कि अगर आप यूपी पीसीएस परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं आरओ के साथ में, तो ये स्ट्रेटजी आप पे नहीं लागू होगी। कारण कि वहां पर आपको पॉलिटी जो है वो उस परीक्षा में 19 से 20 नंबर का पूछा जाता है, यहां की तरह 7-8 नंबर का नहीं पूछा जाता, और इस वजह से वहां पर आपको थोड़ा सा तफसील से ही करने की आवश्यकता होगी। और यहां पर जो ये पैटर्न है, आप कहेंगे कि मान लीजिए ये तो पहले आया, इस बार नहीं आया, तो इस बार मूल अधिकार से ही 15 क्वेश्चन डाल दिए, तो ऐसा तो हो सकता है। तो देखिए, इस पर यही कहना है कि आप इस पैटर्न को एनालाइज करेंगे। पिछले 10 पेपर्स को यानी 2014 तक के पेपर्स को हम लोगों ने एनालाइज किया, उस पर हम लोग ने पाया है कि कभी भी ऐसा हुआ नहीं है। नॉर्मली यूपी पीसीएस में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल नहीं होता है। यूपीएससी इज सेट टू बी अनप्रेडिक्टेबल। यूपीएससी में रहता है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी आ सकता है, कभी पॉलिटी से एक भी प्रश्न नहीं देगा, कभी एकदम से भरमार कर देगा। परंतु यूपी पीसीएस में नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। लगभग वही 7 से लेकर 10 प्रश्नों का ही एक औसत बना हुआ है और उसी के बीच में ही प्रश्नों के आने की टेंडेंसी रही है। तो आप इससे अपना ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो हम लोगों ने निकाला, इसी के माध्यम से आप लोग डेली टारगेट्स के हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो भी लोग हमारे आरओ के मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, उनको केवल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। और यदि आप उसमें कई सारे फ्री कंटेंट्स वगैरह दिए जा रहे हैं, नोट्स दिए जा रहे हैं, टारगेट्स दिए जा रहे हैं, सब कुछ दिया जा रहा है, परंतु यदि आप जो भी आज पढ़ें उसका अगले दिन टेस्ट भी देना चाह रहे हैं, तो महज 199 रुपए में आपको असीमित टेस्ट देने की, असीमित बार देने की सुविधा उस कोर्स में अवेलेबल है। अभी इसका मूल्य 199 रुपए ही है, किंतु आगे यह बढ़ सकता है। मैं पहले से ही इसको स्पष्ट कर दे रहा हूं। तो चलिए, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। हर बार की तरह आप अपना प्यार दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।